आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित ग्राफिक्स बेस्ड नॉवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ ने 67 स्थानों पर लॉन्च के साथ नया इतिहास रच दिया है। इस उपन्यास की 67वीं लॉन्चिंग हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न हुई। पाठकों के बीच इस उपन्यास की जबरदस्त मांग को देखते हुए इसे अलग अलग स्थानों पर लॉन्च किया गया है और अभी और कई अन्य स्थानों पर इसे लॉन्च किए जाने की योजना है। 2 बेस्ट सेलर उपन्यास लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता का यह उपन्यास अब तक 8 राज्यों यानी यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और असम में लॉन्च हो चुका है। यूपी में 29 और एनसीआर में 7 स्थानों पर इसे लॉन्च किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के 91वें जन्मदिन पर 5 जून 2023 को पहली बार इसे उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 51 से अधिक स्थानों पर एक साथ लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही इस उपन्यास ने सर्वाधिक लॉन्चिंग के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा लिया है। शांतनु गुप्ता ने इस उपन्यास के माध्यम से सीएम योगी के संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की यात्रा का वर्णन किया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ दरअसल 6 अन्य भाई बहनों के साथ उत्तराखंड के भीतरी इलाकों में पैदा हुए एक युवा लड़के अजय सिंह बिष्ट की यात्रा है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक कनिष्ठ वन अधिकारी थे और माता सावित्री देवी एक गृहिणी थी। अजय को बचपन से ही परिवार की गायों की देखभाल करने, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनने और स्कूल की बहस में भाग लेने का शौक था। वे सभी आज के उत्तराखंड में पंचूर नाम के एक सुंदर गांव में 1.5 कमरे के घर में रहते थे। यहीं से अजय गोरखनाथ मठ के महंत बने, जिसके बाद उन्होंने भारतीय संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य और भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की यात्रा तय की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। शनिवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा कि इस बार इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार भी किए हैं। सरकार ने नई नीतियों को लागू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां तैयार की गई हैं। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। दरअसल आगामी दिसंबर में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में होने जा रहा है। ये सारी तैयारियां इसके बाबत की जा रही हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगों और वेबसाइट के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग जगत और प्रमुख औद्योगिक संगठनों से लगातार संपर्क में है। इसी क्रम में 17 अगस्त को देहरादून में और 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से मिल रहे सुझावों को बहुत ही प्रमुखता से लिया गया है। उसी आधार पर एमएसएमई नीति, सेवा क्षेत्र नीति, लॉजिस्टिक नीति, सोलर नीति आदि में सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों और निवेश के अनुकूल बने माहौल से उद्योगपतियों में बहुत उत्साह है। देवभूमि उत्तराखंड में सदियों से लोग शांति के लिए आते रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब निवेशकों के भी यहां आने के माहौल से उत्साहित नजर आ रहे हैं। शांति और पर्यटन के डेस्टिनेशन के साथ ही उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन गया है। देश विदेश के लोग यहां से जुड़ना चाहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश अनुकूल नीतियों, राष्ट्रीय राजधानी से निकटता, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उत्तराखंड निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बन रहा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है, जबकि पूरे देश में 9वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो उद्योग पहले से उत्तराखंड में स्थापित हैं, उन्होंने भी अपना विस्तार करने की बात कही है। इन्वेस्टर समिट केवल उद्योग विभाग का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सभी विभाग इससे जुड़े हैं। यह समिट उत्तराखंड के सभी नागरिकों का है। राज्य में निवेश से रोजगार सृजन होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी और देश के विकास में उत्तराखंड प्रभावी भूमिका निभाएगा। राज्यसभा सदस्य उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश शर्मा निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सदस्यता लेने के बाद वे बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल इस सीट के लिए केवल दिनेश शर्मा ने ही नामांकन दाखिल किया था।
उनके अलावा किसी अन्य ने पर्चा ही नहीं भरा था। इस वजह से आज नतीजों की औपचारिक घोषणा हो गई है। शर्मा ने 5 सितंबर को राज्यसभा की खाली सीट के लिए पीठासीन अधिकारी अजीत शर्मा के सामने नामांकन किया था। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी के अन्य नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। इस सीट का कार्यकाल नवंबर 2026 तक के लिए है। दिनेश शर्मा योगी सरकार में योगी सरकार डिप्टी सीएम थे, अब पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजा गया है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ के विधानसभा में यूपी से राज्यसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। साथ ही इससे पहले भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस पद के लिए दिनेश शर्मा को नामित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया था। शर्मा ने संसद के उच्च सदन का सदस्य बनने का अवसर देने के लिए पीएम, सीएम और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया है। यूपी विधान परिषद के सदस्य शर्मा ने कहा है कि मैं एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के लिए काम करूंगा। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुने जाएं। मेरा माटी मेरा देश कैंपेन की शुरुआत पिछले महीने की 9 अगस्त को की गई थी। भारत साल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव काल में प्रवेश कर चुका है। इस साल भारत मेरी माटी मेरा देश कैंपेन मना रहा है। इसकी घोषणा पीएम मोदी ने की थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले गोरखपुर में पधारे हैं। यहां मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जवानों को नमन किया। यूपी में इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर जनपद से की जा रही है। सीएम योगी ने जानकारी दी कि हर नगर निकाय विकास खंड से कलश जमाकर लखनऊ ले जाया जाएगा। इसके बाद सभी कलशों को दिल्ली भेजा जाएगा। वहीं लखनऊ में आजादी के अमृत कलश की स्थापना की गई है। ये कलश 75 जिलों के 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लगभग 1500 कलश जमा किए जाएंगे। इसमें 825 विकास खंड और 762 नगर निकाय से कलश जाएंगे। इन सभी को एकत्र कर स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली भेजा जाएगा। इन कलशों को कर्तव्य पथ पर रखा जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल के पहले साल में देश में विकास की नई झलक दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने नए भारत के लिए 140 करोड़ लोगों को अगले 25 साल में बढ़ने का अवसर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस वक्त हर भारतीय के मन की इच्छा होगी कि भारत एक सशक्त और मजबूत देश और दुनिया की महाशक्ति के रूप में दिखाई दे, जो दुनिया की अगुवाई करे। इसके लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर जनपद से की जा रही है। सीएम योगी ने जानकारी दी कि हर नगर निकाय विकास खंड से कलश जमाकर लखनऊ से ले जाया जाएगा। इसके बाद सभी कलशों को दिल्ली भेजा जाएगा। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को करारी शिकस्त दी है। पार्वती दास ने कांग्रेस नेता को 2810 मतों के अंतर से हराया है। कुमाऊं मंडल की इस सीट पर उपचुनाव 5 सितंबर को हुए थे, जिसमें 55.44% मतदान हुआ था। 2 दशकों से इस विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करती आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदन राम दास का इस साल अप्रैल में बीमारी से निधन हो जाने के कारण इस रिक्त सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच था। बीजेपी ने चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने उनके विरुद्ध बसंत कुमार को टिकट दिया। कुमार ने 2022 में पिछला विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा था और उपचुनाव से एन पहले आपका साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। भाजपा और कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। हालांकि दल बदलू को टिकट देना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। बागेश्वर उपचुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार 754 वोटों से आगे चल रहे थे, जिसके बाद दूसरे राउंड में पार्वती देवी बसंत कुमार से आगे निकल गई।
वहीं तीसरे राउंड में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी से 1 वोट आगे थी। इसके बाद पार्वती दास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे निर्णायक बढ़त बना ली और चुनाव जीत लिया। 2024 के चुनाव से पहले राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के लिए यह बड़ी राहत है। परिक्रमा मार्ग स्थित राधा किशोरी धाम आश्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने आए दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्टालिन के बयान पर हमला करते हुए कहा कि हम उनसे सनातन को नष्ट करने का तरीका पूछना चाहते हैं। कैसे वे सनातन को नष्ट करेंगे? क्या वे मंदिर तोड़ेंगे? क्या हमें मारेंगे? क्या हिंदुओं का नरसंहार करेंगे? उदयनिधि और उनके गैंग के लोग अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सनातन को नष्ट करने का आपका अभिप्राय क्या है। नहीं बताएंगे तो देश यही समझेगा कि आप वही कार्य करना चाहते हैं जो औरंगजेब ने किया था। इससे पहले सांसद मनोज तिवारी ने आश्रम पहुंचकर महामंडलेश्वर इंद्रदेवेश्वरानंद महाराज से आशीर्वाद लिया और मंच पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के भजन गाए और अपनी आवाज के जादू से देश भर से आए श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सबसे पहले जन्माष्टमी महोत्सव का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवासियों को, पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं उन सब के लिए ये बहुत सुनहरा और शुभ अवसर है। श्री वृंदावन धाम में इस समय आप जहाँ जाएं, जिधर जाएं, सब जगह जगमग हो रहा है और भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। राधा किशोरी सेवा धाम जो आश्रम है हमारा, वहाँ सभी भक्त आए हुए हैं और वहाँ 108 भागवत का पारायण चल रहा है और आज रात्रि के 10 से 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव और भगवान का महाअभिषेक होगा हजारों की संख्या में। बड़ा आनंद है। वैसे तो वृंदावन कई बार आए हम, लेकिन आज कृष्ण जी की जन्मभूमि पे पहली बार गए। पहली बार केशव जी के दर्शन हुए, पहली बार योग माया के दर्शन किए और पहली बार जहाँ भगवान का जन्म हुआ उस जगह पे भी गए, जहाँ जाने से हम सुनते हैं कि ये मृत्युलोक में आवागमन का सिलसिला बंद हो जाता है और वास्तव में जो अनुभूति है वो शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन बड़ा मन प्रसन्न है। बस कन्हैया बार बार बुलाते रहे और जो मथुरा की अभिलाषा है वो पूर्ण हो जल्दी। देश भर में कल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। वहीं कान्हा ने मथुरा में जन्म लिया। रात को कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल नंद भवन यशोदा मैया के पास छोड़ आए। प्रातःकाल से ही नंद के घर बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया था। बधाई गायन कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद कृष्ण गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए और उसी के साथ नंद के घर आनंद भय। जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, सभी गोकुलवासी नंद बाबा को बधाई देने नंद भवन पहुंच रहे हैं और नंद भवन में नंद बाबा के द्वारा वस्त्र, आभूषण और खजाना लुटाया जा रहा है। वहीं बधाई देने वाले कह रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ ही गोकुल में उत्सव शुरू हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने नंद बाबा के महल से हाथों में लेकर उपहारों से भरे थाल अपने साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाजते हुए नंद चौक पर पहुंचे, जहां पर वे झूमकर नाचे और मटकों में भरी दही और हल्दी से लाला की छींची कहे जाने वाले प्रसाद को एक दूसरे पर जमकर फेंका और यहाँ पर पालने में विराजे लड्डू गोपाल को अपने हाथों से झुलाने के लिए सब श्रद्धालुओं में होड़ मची रही। जैसे ही दर्शन के लिए पर्दा हटाया गया तो समूचा गोकुल नंदलाल की जय जयकार से डूब गया और इसके बाद नंद बाबा द्वारा अपने घर में नंदलाल पैदा होने की खुशी में यहाँ पर आए हजारों भक्तों को उपहार के तौर पर मेवा, फल और मिठाई के साथ रुपए पैसे भी लुटाए गए, जिनको लूटने वाला हर आदमी अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते दिखे। जबकि गोकुल के साथ ही समूचे ब्रिज मंडल के मंदिरों में नंदोत्सव मनाया गया। इस नंदोत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ भाग लिया। जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर अभी श्री ठाकुर जी, श्री युगल सरकार को, श्री केशव देव महाराज को, भगवती योग माया को, जड़ प्रेम विराजित लड्डू गोपाल को भव्य और दिव्य पोशाक, श्रृंगार, आभूषण, संकीर्तन और उद्दाम नृत्य के बीच में अर्पित किए हैं।
देखिए, सबसे पहले तो जन्माष्टमी के इस पुनीत अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को और यहाँ जो दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु हैं उन सभी को बधाइयाँ देता हूँ और योगेश्वर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब लोगों की उन्नति दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। अभी हम लोग यहाँ पे स्टेट बैंक चौराहे पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि इस चौराहे को स्टेट बैंक ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया है और आप आज पूरे शहर को एक नए रंग में सजा हुआ देख रहे हैं। इसमें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा वृंदावन नगर निगम और प्रशासन सबकी सम्मिलित भूमिका है। बहुत ही सुंदर वातावरण और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे हमें उनके सुबह सुबह मंगला आरती के दर्शन हुए, हमारा जीवन धन्य हो गया। नंद के लाला की जय। जाके जन्मदिन को इतना उत्साह है ब्रजवासी में, बाको उत्सव कर खूब आनंद आया और चकाचक। क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? ठाकुर जी की रूप पालकी आई यहाँ राज चौक में विराजमान में। खूब नंद के लाला को दध लुटो, लाला की चीची लुटाई गई, माखन मिश्री लड्डू पेड़ा खूब दध लुटो। हमारे यहाँ लाला के नंद यशोदा के 60 साल में लाला हुआ। 60 साल की अवस्था में जब भगवान का ढोला निकाला गया, जन्म होने के बाद पालकी से हाथी घोड़ों के साथ पूरे गांव में भ्रमण करते हुए नंद किले से स्टार्ट होता है। बीच चौक नंद चौक में आकर राज चौक में पालकी का विराजमान होती है। कान्हा का झूला लगता है और वहीं से हाथी घोड़े लुटाए भगवान ने नंद यशोदा ने दिए सबको और ब्रजवासियों को दान में दिए और आज भी वही प्रथा चली आ रही है। सभी जगह लुटाया जाता है, केले बिस्किट फलारी पेड़े चौंधी सभी लुटाया जाता है। आज भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा में आयोजित होने वाला है, उसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, व्यापक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन्स, सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, एएस चेक टीमें, बीडीडीएस टीमें, एटीएस की टीमें और सादे में अभिसूचना की टीमें लगी हैं। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्री द्वारकाधीश महाराज के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के बीच मनाया गया। वहीं इसके बाद नंद उत्सव जमकर बधाई गान हुआ। आपको बताते चले कि पुष्ट मार्गीय संप्रदाय के मंदिर श्री द्वारकाधीश महाराज के घर आयोजन की छठा निराली होती, जिस मनमोहक की छवि मानो हृदय में बस जाती है। इस भाव को लेकर लाखों करोड़ों की संख्या में अपने आराध्य की छठा निहारने के लिए भक्त न जाने कहां से पहुंचते हैं। ऐसा ही नजारा आज मंदिर श्री द्वारकाधीश महाराज के प्रांगण में नंद उत्सव में देखने को मिला, जहां भगवान के नंद उत्सव की छठा कुछ अलग ही नजर आई। अपने आराध्य की एक छठा पाने के लिए भक्त आतुर नजर आए। मंदिर प्रांगण में जहां भक्तों का सैलाब नजर आया, तो वहीं नंद बाबा और यशोदा मैया भक्तों पर अपना असीम प्रेम के रूप में उपहारों की वर्षा करते नजर आए। लाला के नंद उत्सव पर नाचते गाते झूमते नजर आए भक्त। वहीं व्यवस्था की बात की जाए तो भक्तों की भीड़ को लेकर प्रशासन पुलिस मुस्तैद नजर आई और स्वयं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जहां इस पल के साक्षी बने, तो वहीं मंदिर प्रांगण में अपनी मौजूदगी के बीच लगातार दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। खबर बाराबंकी से है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया है। खड़ी डीसीएम में तेज रफ्तार प्राइवेट बस घुस गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। पूरा मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के बाराबंकी बहराइच हाईवे पर बिंदौरा चौराहे की बताई जा रही है, जहां सरिया लदी पर एक डीसीएम खड़ी थी, जिसमें तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि डीसीएम में लदी सरिया बस को चीरती हुई अंदर घुस गई। हादसे में बस पर सवार करीब दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण टक्कर से बस पर सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई। जानकारी के अनुसार प्राइवेट बस सवारियों को लेकर लखनऊ से बलरामपुर जा रही थी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दिन दहाड़े पुलिस और शूटर के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि 3 दिन पहले ही बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बादलपुर पुलिस ने 3 दिन में हत्या का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने शूटर के पास से पिस्टल भी बरामद की है। साथ ही बता दें कि मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है।
साथ ही पुलिस ने बदमाश से की गई पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें पता चला है कि मृतक की सास ने 1 लाख रुपए देकर कराई थी हत्या। बेटा सुनता था बहू की बात, मृतक महिला की या दूसरी शादी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल और तमंचा बरामद किया है। ये पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज मथुरा नगरी में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनों पाल की अजन्मे के जन्म को लेकर पूरे ब्रज 84 कोस में बड़ी उल्लास और उमंग के साथ कान्हा का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर श्रद्धालु की जुआ पर बस एक ही नाम है, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। अब तो अखियां तरस गई, अब तो आजा। हर घर में अपने बाल गोपाल को लड्डू गोपाल के स्वरूप में सजाया जा रहा है। उन्हीं की छवि को साक्षात मानकर कान्हा का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी भक्त बड़ी भक्ति भाव के साथ जन्म उत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब इंतजार कान्हा के जन्म का। पूरे ब्रजमंडल में धूम मची है कान्हा की। कान्हा के इंतजार को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह नन्हे बच्चों को बाल गोपाल की छवि के साथ प्रसादी का भोग लगाकर अपनी भक्ति भाव प्रकट करते नजर आ रहे हैं। गांव जावरा में मटकी फोड़ो कार्यक्रम में मटकी बंधी रस्सी के साथ एक जर्जर छज्जा गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना में बच्ची समेत 2 लोग घायल हो गए। मांड थाना क्षेत्र के गांव जावरा में गुरुवार को जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ो कार्यक्रम रात्रि में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। मध्य रात्रि के करीब युवा मटकी को फोड़ने के लिए एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पहुंच रहे थे। गांव का ही युवक जीतू जैसे ही मटकी तक पहुंचा और उसने मटकी पकड़ी, नीचे लगे युवक एकदम से हट गए। जीतू ने खुद को असुरक्षित देख उसी रस्सी को कसकर पकड़ लिया जिस पर मटकी बंधी थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि जिस रस्सी को पकड़ रहा है वह लटका है, वह कमजोर है और उसका एकदम सिरा लाल सिंह के कमजोर छज्जे से बंधा है। जीतू के वजन से अचानक छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में 8 वर्षीय सोनिया पुत्री भूरा कुशल प्रताप चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया था और पहली बार में ही घटना हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।